मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। तो लीजिए श्रोताओं, रविवार हो गया है और हमराही के एक और ताजा ताजा गर्मा गर्म एपिसोड को लेकर के हाजिर हूं मैं संदीप कुमार त्रिवेदी, रेडियो मधुबन के इस बेहद खास मंच पर। जाहिर सी बात है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम हमराही पर प्रतिक्रियाएं हमेशा हर बार देते रहो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे इस कार्यक्रम को अलग बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं और कहीं न कहीं आप सब तक कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रेरित भी करती है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और श्रोताओं, जब हम लोग पढ़ा करते थे, हम इन्हें जब जानते थे बचपन में या सीनियर क्लासेस में, तो अक्सर हम सब ये कहा करते थे कि अरे यार तुम्हारा क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सीधा साधा इंसान, बहुत ही एकदम हर बात को सादगी के साथ रखना और अपने मतलब किसी के प्रति मन में कोई भी जो है खटपट नहीं रखना, इस तरह का इनका व्यवहार हुआ करता था। इस वजह से इन्हें हर कोई बहुत ही सीधा साधा इंसान मान करके चलता था और निश्चित रूप से वो हैं भी, आज तक भी हैं और उनको देख करके लगता है कि वो आगे भी रहेंगे। ऐसे में अपना अध्ययन पूरा करना, उसके बाद समाज परिवार के बीच में रह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपनी मेहनत के बल पर राजकीय सेवा में सरकारी नौकरी प्राप्त करना और ये सब हो जाने के बाद अपने हमराही की तलाश पूरी करना, ये सब इन्होंने कर लिया है। कहने का मतलब ये है श्रोताओं कि अगर आपका प्रयास सकारात्मक है, आपके मन में किसी के प्रति कोई भी गलत तरह की भावना अगर नहीं है और आप बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल एक न एक दिन जरूर मिलता है। बहुत सारी भूमिका हो गई, आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ चले गए हम, कौन सी भावनाओं में बह गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज के हमारे जो मेहमान हैं ये हाल ही में विवाह सूत्र में बंधे हैं 25 अक्टूबर को। तो जो लोग जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे और जो नहीं समझे हैं उनको बता दूं मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए कि आज के हमारे मेहमान हैं डूंगरपुर राजस्थान से राकेश पांचाल और उनकी श्रीमती जी निवृता पांचाल। तो राकेश जी और निवृता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संदीप सर, थैंक यू रिकॉर्डिंग क्लब एवं रेडियो मधुबन 90.4 के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्ते। और आपने हमें इस प्रोग्राम में अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। जी राकेश, नहीं निश्चित रूप से अवसर तो हमने दिया भी है और आपने लिया भी है, क्योंकि अब आप विवाह सूत्र में बंध गए तो इस कार्यक्रम में तो लाना ही था आपको। और वैसे भी जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत सालों से जानता हूँ आपको। तो निवृता जी, जरा आप भी अपनी आवाज सुनवा दें हमारे सुनने वालों को। नमस्ते जी, तो आज निवृता जी से ही शुरुआत करते हैं। निवृता जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह की दिव्यांगता है और है या नहीं है, और आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है। हाँ सर, मेरा नाम है निवृता, मैं ना डूंगरपुर की रहने वाली हूँ जी। और मेरे बचपन यानी 5 साल की थी तब मेरे पोलियो हो गया। ओह अच्छा। पोलियो की वजह से दोनों पैर यानी विकलांगता आ गई। जी। फिर बाद में बड़ी बहुत इलाज भी करवाया मेरे मम्मी पापा ने जी। सब कुछ किया पर कुछ प्रतिफल यानी कुछ परिमाण सामने नहीं आई।
अच्छा। फिर 2-3 बार तो ऑपरेशन भी हुआ। फिर पहले यानी बैसाखी की सहायता से मैं अभी चल रही हूँ। अच्छा। और बाकी सब घर का भी काम कर लेती हूँ। फिलहाल मेरे सेल्फ पर सब कुछ कर लेती हूँ जी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, हम 5 बहनें हैं जी। और भैया एक ही है, यानी स्टेप मदर का है। और मेरी एक ही मम्मी है नहीं। अच्छा। और 5 यानी 4 बहनों की शादी भी हो गई है, वो भी अच्छे हैं, उनके घर पर खुश है। और मेरी भी अभी इनके साथ शादी हो गई है। बहुत बढ़िया। और मेरे ना शिक्षा मैंने यानी STC BEd की है और बड़ी मुश्किल से ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है। सब जगह रहे, हमारे गांव में स्कूल था नहीं, यानी दूसरी जगह रह के मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है। तो ये जो 2 बार जी हाँ बताइए। 2 बार? हाँ, 2 बार मैंने रीट में भी दिया। रीट तो मेरे 55.33% बना था, पर विकलांग की यानी OBC में आ रही थी ना, इसकी वजह से मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। और 2013 में हुआ, पर केस लड़ा है, उसमें कुछ सुनवाई हुई नहीं मेरी। ओह अच्छा। जोधपुर मैंने केस किया है, पर सुनवाई हुई नहीं अभी तक, 2.5 साल हो गए। अरे बाप। तो निवृत्ता, आपको जो ये पोलियो की परेशानी जो रही है, इसका अब कोई इलाज संभव नहीं है? संभव तो पहले हमारी स्थिति मेरे पापा की ऐसी थी, फिर धीरे धीरे वहाँ दवाइयाँ बहुत करवाई, यानी अहमदाबाद में भी सिविल हॉस्पिटल में भी करवाई, बहुत कुछ किया। पर इसके बाद में यहाँ कैंप भी लगा था भिलवाड़ा में, तो एक डॉक्टर बोल रहे थे यानी विशाखापट्टनम में आपका इलाज अच्छा हो सकता है, पर इतना हमारे पास में बैलेंस था नहीं, फिर हमने कुछ ज्यादा उनको बोला नहीं। अभी मैं अपने बैसाखी की सहायता से सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना सब काम कर लेती हूँ, यानी डूंगरपुर आना जाना और घर का भी काम, घर में भी कुछ भी काम लाना हो ले जाना, वो भी मैं कर लेती हूँ। अच्छा। और ये जो विशेष तरह की जो साइकिलें और जो गाड़ियाँ होती हैं, वो चला लेती हैं आप या नहीं? यानी मुझे स्कूटी मिली है, पर मैं चला नहीं पा रही हूँ। अच्छा। डर लगता है। अरे कोई बात। ये 2 बार ऐसे गिर गई ना, इसलिए। नहीं कोई बात नहीं। हमें लगता है कि अब राकेश जी ये संभव बनाएंगे कि आप एक दिन स्कूटी भी चलाने लगे। हाँ सर, ये तो आज से मैं चलाऊंगी ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम सबकी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब निवृत्ता जी को सुना, अब राकेश जी को सुनते हैं। जी राकेश जी। जी सर। थोड़ा जरा अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं और अपनी समस्या के बारे में भी बताएं जी। तो रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को एक बार फिर राकेश लोहार का प्यार भरा नमस्ते। तो मैं हमारे लेक सिटी कहे जाने वाले उदयपुर के ऋषभ देव के एक छोटे से गांव से हूँ, कल्याणपुर जी। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड जी। तो दरअसल ये ब्लाइंडनेस बचपन से ही है और हमने डॉक्टरों से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि वेन में ब्लड सूख चुका है। अच्छा। तो इसकी कोई संभावना नहीं है। अहमदाबाद में ये डॉक्टर नागपाल हैं, उस समय हमारी स्थिति भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन मामा वगैरह सक्षम थे, तो उन्होंने भी काफी इस संबंध में कहा, तो डॉक्टर ने कहा कोई संभव नहीं है। तो इसके बाद में मैं उदयपुर अंध विद्यालय से 8th क्लास की पढ़ाई की मैंने जी, और 9th से 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंध विद्यालय अजमेर से जी, और ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास जोधपुर से, कोटा बीएड से, और MA मैंने किया जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जी सर। जी बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, आप जॉब कब से कर रहे हैं? सर मेरा जॉब लगा ये 2017 में, 16 मई 2017 में मेरी 3rd ग्रेड में पोस्टिंग हुई थी, जो वैसे मेरा चयन हो चुका था 2012 में, परंतु वो कोर्ट के में अटक गई थी वो बढ़ती। तो 2017 से 3rd ग्रेड में मैंने ज्वाइनिंग की। फिर 18 अक्टूबर 2018 को 2nd ग्रेड में सोशल स्टडी से मैंने ज्वाइन किया। अभी मतलब कम से कम 27 महीने हुए, 27-28 महीने 2nd ग्रेड में। जी सर। बहुत बढ़िया। तो राकेश भाई, आप मुख्य रूप से थोड़ा सा बताएं आपके जिंदगी के अभी तक के क्या अनुभव रहे हैं। विवाह पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके अलावा आपका अपना अनुभव क्या रहा है अभी तक?
जिंदगी में सर ये मेरा अनुभव ये रहा है कि सर हालांकि कहीं भी हम जैसे पढ़ते हैं तो या जहाँ भी हम रहते हैं तो सब प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम अपने अंदर किसी के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं तो मिलती रहती है। जैसा कि मैं उदयपुर में भी रहा तो वहाँ सभी साथियों का सहयोग मिलता था, और अजमेर में जहाँ भी रहा तो मेरा ये मानना है कि बस अपना कर्म करते चलो जी, और सबके प्रति अच्छी सोच रखो तो अपने आप सहयोग मिलता रहता है। और ये सभी की दुआओं का परिणाम भी होता है कि हम जीवन में सफल होते हैं तो बहुत से लोगों का कहीं न कहीं हमारे सहयोग में हाथ होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से। और जो अपना रिकॉर्डिंग क्लब है इसके जरिए हमको, जैसे हम लोग ऑडियो कैसेट से पढ़ते हैं तो जो तैयारी करते हैं इसमें भी बहुत योगदान रहता है। सीडी वगैरह हमें उपलब्ध कराई जाती है, तो हर प्रकार से कहीं कहीं हमारी मतलब सकारात्मक सोच होनी चाहिए तो सहयोग अपने आप मिलता रहता है सर। जी, बहुत खूब राकेश भाई। तो थोड़ा सा अब बात कर लें कि कब से सोचना शुरू कर दिया था शादी के बारे में, या कभी सोचा ही नहीं था? नहीं सर, शादी के बारे में तो सोचना शुरू हुआ था कि ये जो मैडम है जी, इनसे शुरुआत करूंगा कि सर ये हमारे जब भाई साहब की शादी हुई तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन या एमए कर रहा था तब बहुत बार हमारे मतलब ये तो मेरे परिवार में था कि माता पिता को, भाई को, सबको कि भाई इनकी शादी तो करवानी है जी। हाँ, लेकिन हमारे भाई साहब ने ये चाह रहे थे कि भाई इनकी शादी हो, और मैडम को भी बोला कि, और हमारी मम्मी को भी बोलते थे कि इनसे शादी हो जाए इनकी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कि भाई ये कोई भी शॉप वगैरह चला कर अपना काम कर सकते हैं अगर इनकी जॉब में लेके। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना था कि नहीं, शादी किसी से भी हो, कहीं भी हो, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना जरूरी था, और मेरी मम्मी का भी यही मानना था। इस जरिए से फिर प्रक्रिया, फिर मुझे तो शादी का वहां से मामला शुरू हुआ सर। लेकिन मैं बहुत बार ये सोचता था कि यार शादी तो होगी लेकिन कोई ब्लाइंड से हो, शायद तक वो अपन को समझ पाए। फिर मैं जॉब में आया, इसके बाद मैं प्रयास शुरू किया तो एक दोस्त ने बताया भी सही कि भाई एक ब्लाइंड व्यक्ति है तुम्हारे समाज का, तो भाई तुम जब भी जॉब लगोगे तब देखना ही। मैंने कहा फिर जॉब के बाद, और लकीली ये हुआ मेरा सेकंड ग्रेड में जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी उस दिन उसका फोन आया। अच्छा, मैंने कहा चलो देखेंगे। फिर हमारे अदर आए कुवैत से, और वहाँ फिर चर्चा चली, चलो हमने प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले मैडम की आई, उन्होंने कहा चलो विचार करेंगे। तो फिर बस इनके साथ जो ईश्वर ने लिखा था और अच्छा है, इनसे हो गई। बहुत खूब। लेकिन मतलब ये सब कुछ बहुत आसानी से तो नहीं हुआ होगा ना राकेश जी? नहीं सर, इसमें बड़ी दिक्कतें भी रही थोड़ी दिक्कतें रही कि पहले वो, अभी आगे मैडम बताएंगे कि इनको भाई साहब ने भी बोला, फिर इन्होंने कहा कि चलो आपके बड़े भाई की बात कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, मेरे बड़े भाई साहब। जी जी जी। और फिर इनको बोला, फिर उनका चलो देखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ राकेश जी, इनको आप पहले से जानते थे निवृत्ता जी को? हाँ जी, ये आते जाते थे। अच्छा। लेकिन मैंने उन टाइम पे कोई खास गौर नहीं किया हुआ, चलो कभी बोल लेते आते जी, कभी मतलब बहन के हिसाब से भाभी के यहाँ, ना इन्होंने कभी ना गौर किया हुआ। चलो जी, कोई अगर वैसे मानसिक सहयोग, चलो भाई कुछ बताना होता है एक अलग बात है, बाकी कोई भी इस प्रकार इंटरेस्ट नहीं लिया जी, ना हमने ना इन्होंने जी। मतलब इनके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं था? नहीं सोचा था। मेरा तो मानना ये था कि नहीं हो सकता है कि अपन को कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी। मैं बहुत बार जब वो चर्चा चली, और तब भी मैं बहुत बार इनसे पूछा करता था कि भाई देखो आपका इंटरेस्ट है, किसी के प्रेशर में तो नहीं, आप हाँ भर रहे हो। हाँ। और क्योंकि मुझे बहुत बार ये लगता था कि शायद तक अपना मुझे कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी, या वो मेरी फीलिंग को समझ पाएगी, या ऐसा फील होता था। तो इसलिए मतलब मैंने तब तो सोचा भी नहीं था। हाँ, फिर थोड़ा बाद में जब चर्चा हुई तब दिमाग में लगा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ सर जी। तो निवृत्ता जी, हाँ सर, आपके तो आपने बताया कि जैसे माताजी आपकी हैं नहीं, तो मेरी मम्मी है अभी फिलहाल, यानी स्टेप मदर है, तो भी
यानी रियली माँ से भी बढ़कर है। अरे वाह, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सहायता दी, हर समय, हर पल, हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे मम्मी पापा ने। ये बहुत कम देखने में आता है निवृत्ता जी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको स्टेप मदर भी बहुत अच्छी मिली। तो आपके घर परिवार ने आपके बारे में सोचना कब से शुरू कर दिया था? बहुत मेरे जीजू बोलते थे, आए दिन आते थे ना, तू कर दे शादी। फिर मैंने ज्यादा गौर किया नहीं, चलो जो भी होगा परिवार वाले सोचेंगे, अपनी भी जिंदगी अपना तो फैसला ही करना ही है, पर मम्मी पापा से बढ़कर तो कर भी नहीं सकते अपन। जी जी। फिर मैंने सोचा, वह मम्मी पापा से बात की मेरी दीदी ने और मेरे जीजू ने, तो मम्मी पापा ने बोला तो उनसे बात करो पहले, उनको है ना पसंद है नहीं है उसके बारे में, उनके साथ में रहना, पूरी जिंदगी उसको निकालनी है। हमारे तो कुछ नहीं, हम ऐसा भी फैसला करके हम शादी करवा देंगे, पर इसके साथ में कुछ अच्छा होना चाहिए इसे। मुझे भी ऐसा लगा उनको देखकर, नहीं वो मुझे समझ सकते हैं, यानी उनकी हर भावना को मैं ऐसा हो गया कि या मुझे हर पल हर समय कभी भी किसी भी चीज के बारे में दुख नहीं देंगे, यानी अच्छा समझते हैं। तो निवृत्ता जी, जैसा कि हम लोग सोचा करते थे इनके बारे में कि बहुत सीधा साधा इंसान है, आपको भी ऐसा ही लगा इनको देख करके? सर तो हाँ, ऐसा ही, अच्छा ही नेचर, सरल है ना, स्वभाव है, अच्छा है, साफ दिल वाले, कुछ कहते हैं तो भी कुछ नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। नहीं तो फिर आपको पहली बार किसने बताया राकेश जी के बारे में कि भाई इनसे शादी करवानी है तुम्हारी? मेरी दीदी ने बोला था। आपकी दीदी ने बोला था? हाँ। वो कब की बात रही होगी? यानी 3 साल पहले की बात है कि तुझे कैसे लगते मेरे देवर, वो ऐसे बोला तो मुझे तो अच्छे लग रहे, वह मुझे समझे ऐसा इंसान होना चाहिए ऐसे। देखो, शादी की बात शुरू हुई आप लोगों की और पीछे डीजे भी बजना शुरू हो गया आपके यहाँ। हाँ सर। तो वो मतलब, तो निवृत्ता जी फिर मतलब आपको कुछ कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पूछें कि कंफर्म करें यार कि भाई इंसान वाकई में मेरा ध्यान रख पाए? जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि ये अपना काम कैसे कर लेते होंगे, ये वो आपके मन में भी सारी भावनाएं रही होंगी। हाँ सर, रही है। मुझे लगा कि वो अपना अपना काम कर लेते हैं या मुझे करना पड़ेगा या मैं ना कैसे कर पाऊंगी, ऐसे तो सवाल तो उठता ही है। फिर मैंने उनसे बात की, नहीं मैं तो अपना सब काम कर लेता हूँ, और कहीं जाना हो कहीं आना हो तो मेरी मम्मी है वो साथ में आएंगे। मेरे को देखो, मैं तो दोनों यानी विकलांग हूँ, मैं आ नहीं जा सकती और मैं स्कूटी भी नहीं चला सकती, यानी स्कूटी चलाती तो भी मैं उनको हर जगह ले जाऊँ या सब कुछ करवा सकूँ, पर मैं स्कूटी चला नहीं पाती। इसलिए फिर उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, अपन सेट हो जाएंगे। मतलब जो कुछ था वो आपने साफ साफ कह दिया? हाँ सर। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपने जीवन साथी को, दोनों को, एक दूसरे को ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहिए कि भाई किसकी क्या सीमाएं हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस है। क्यों? हाँ सर, ये सही बात है। फिर आपकी माताजी तैयार हो गई थी तुरंत? मेरी मम्मी यहाँ मुझे बोला कि तेरे क्या विचार है, तू बता, तू यस बोलेगी तो मैं भी यस बोल दूंगी, तू ना बोलेगी तो मैं भी ना बोल दूंगी। तेरे पर पूरा डिपेंड करता है कि तुझे फैसला लेना, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। सही बात है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कहा कि देख 10 बार, यानी इस जिंदगी में आने से पहले अपने बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। यानी नॉर्मल लोग होते उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, और ऐसे होते हैं ना तो उनको ज्यादा सोचना पड़ता है। यानी जीवन भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ हर तरह से सोचना जरूरी होता है, बहुत जरूरी। जी जी। मम्मी पापा का भी ऐसे ही था कि नहीं मेरी बेटी कहीं भी जाए, यानी दूसरी जगह भी शादी करवाए, पर उसका ना उसको समझने वाला, यानी भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे करके। मम्मी पापा तो यस ही थे। तो एक जो हमारा प्रश्न हर किसी से रहता है निवृत्ता जी, वो आपसे भी है। हाँ कि क्या और भी कहीं आपके रिश्ते की बात चली थी? हाँ सर, आते थे रिश्ते तो बहुत आते थे। फिर क्या उसके बाद? मैंने कुछ जवाब दिया नहीं, और मेरे घर वालों ने भी नहीं बोला कि नहीं करनी। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मैं सरकारी जॉब करूं, बस शादी तो देखी जाएगी, जॉब के बाद में भी शादी हो जाएगी ऐसे। जी।
पर ये नसीब तो बस कहाँ ले जाता इसलिए जॉब आई थी वो भी चली गई, फिर दुख तो होता ही है। थोड़ा सा निवृत्ता जी मैं अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ बातचीत। हम और हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे हाँ। कि जब दोनों पैर इंसान के काम नहीं करें हाँ। तो देखिए हमें आंखों का पता है कि आंखें अगर नहीं हो, रोशनी नहीं हो तो क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन दोनों पैर अगर काम नहीं करते हैं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा सा ये आप अपने अनुभव से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सर दोनों पैर नहीं होते तो अपन यानी ऐसे ही मोहताज हो जाते कि हमारे अंदर ऐसी कमी है तो हम ये काम नहीं कर सकते ऐसे। पर मैंने इतने IT यानी कुछ पढ़ा कहानी और प्रेरणा ली दूसरों के बलबूतों से कि नहीं पेड़ नहीं हो तो भी अपन सब कुछ कर सकते हैं, अपन दोनों हाथ तो है, अपन सब कुछ काम कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने ना रीड की तैयारी यानी कोचिंग की, मैंने 3 मंजिल चढ़कर मैंने कोचिंग की सीढ़ियों से। जी 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 वाह क्या बात है जी। हाँ सर 3 मंजिल यानी गुरुकुल, हमारे डूंगरपुर में गुरुकुल सेंटर था ना, उसमें हौसला होता है तो कुछ भी कर है ना गुजर सकते हैं, हौसला नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मविश्वास मनोबल ज्यादा होना चाहिए इंसान के अंदर। बहुत अच्छी। आपने अभी कहा कि आपने कईयों की कहानियां पढ़ी, तो कुछ याद है कि किस किस की कहानियां पढ़ी आप? यानी जैसे कि पर्वतारोही में जैसे वो नहीं प्रेमिला अग्रवाल थी, उनके भी एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे उन्होंने, तो भी वहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाया, दिव्यांग पर्वतारोही का नाम रोशन किया। और तो अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना आपने? हाँ सर जी जी वो भूल गई, सॉरी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा जब शादी के बाद तो फिर निवृत्ता घर परिवार के भी बहुत सारे काम होते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और थोड़ा सास ससुर को भी बहू से कुछ उम्मीदें होती हैं, तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल कर रही हैं आप? अभी तो फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है, यानी मैं भी काम कर लेती हूँ, मेरी सास यानी मेरी मम्मी जी है वो भी बस हेल्प करने लगते हैं, और कहीं जाना है तो भी हेल्प मिल जाती है, उनका सपोर्ट रहता है, घर वालों का भी रहता है। अच्छा। और ये जो खाना वगैरह बनाने में? खाना मैं बना देती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, खाना बनाना कपड़े धोना ये कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हैं आप? हाँ सर मैं कर लेती हूँ। अच्छा एक ये जो जयपुर फुट जो होता है काफी फेमस है, तो वो आपके केस में वो नहीं काम आ सकता? नहीं सर मेरे यानी कमर से है ना, इसलिए नहीं काम। अच्छा इसलिए काम नहीं आ सकता जी। हाँ तो राकेश जी सर, तो विवाह तो आपका 25 अक्टूबर को हुआ? जी सर 25 नवंबर सर। 25 नवंबर को, अच्छा जी जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमको। नहीं कोई बात नहीं सर। तो जी बताइए। इसके बीच की सर एक और मैं बताना चाहूंगा। हाँ जरूर बताया था कि हम सुनना चाहेंगे। जोधपुर से बात चली तो फिर सडनली एक दिन हम उदयपुर गए, हालांकि हमारे मन में भी था कि नहीं अपन चलो जहाँ तक संभव हो सके यहीं, बस मन में ये था कि क्या पता कि इनकी फैमिली वाले अगर मना करें या फिर इनको क्या पता मतलब ब्लाइंड व्यक्ति से करना उचित लगे नहीं लगे। तो हम दरअसल एक बार उन्हीं दिनों में फादर मम्मी और मैं उदयपुर गए थे, तो हमारे एक सर हैं जो उदयपुर में वीरेंद्र जी सर, तो वहाँ गए तो फिर जैसे जॉब के तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मम्मी को कि भाई इनकी शादी के लिए क्या कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो? फिर हमने कहा कि वो हमारे भाभी जी की बहन है, उनसे कोशिश कर रहे, चलो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। फिर उन्होंने भी इनसे बातचीत की, उनका बहुत बढ़िया इनका स्वभाव। फिर तब से फिर हमने और कहीं सोचना, और मतलब पहले से इच्छा थी लेकिन उनकी फैमिली ने भी फिर हमको बोला कि नहीं अब चलो यहीं करेंगे 5-6 महीने बाद। तो फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत शुरू हुई फोन पर, और इनको मैं बस एक ही बात पूछा करता था कि आपके मन से कि इच्छा है ना मेरे प्रति, हाँ, कि मैं जो भी हुआ संभव आपका सहयोग करूंगी, और हम दोनों एक दूसरे को समझे वही बहुत है। तो कम से कम हमारी सगाई सर रही 1.5-2 साल, और फिर
25 नवंबर को फिर अभी इस साल शादी हुई अरेंज मैरिज। तो आप जो सर के पास गए थे, जी सर, तो ऐसे ही सर को मिलने गए थे या मतलब यही सब राय लेने गए थे कि हम करें क्या? वैसे ही मिलने गए थे। अच्छा, मिलने गए थे। वहाँ उदयपुर आए थे तो वैसे ही मिलने गए थे। उस समय तम भी वहाँ चलो साल भर ही हुआ था, तो वहाँ हमारे काम था तो हम वैसे ही गए थे। तो वहाँ फिर थोड़ी देर बैठे और फिर सर ने जानकारी दी, क्योंकि हमारे दिमाग में ही था चलो कोई पहला प्रयास तो अपन यही करेंगे और कहीं नहीं। तो ये जो आपके घर वाले क्या सोच रहे थे इनको लेकर के, जैसे आप लोगों की आपस में बातें होती होंगी? जी सर। हाँ, आपके तो घर परिवार में क्या चर्चा चलती थी निवृत्ता को लेकर के? घर परिवार में तो मेरे माता पिता भाभी सब तो तैयार थे कि कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है कि भाई परिवार जाना पहचाना सब कुछ आप एक दूसरे को जानते भी हैं फैमिली में, तो अच्छी बात है। अगर और मेरी मम्मी की भी ये इच्छा थी कि भाई मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी अगर जो काम वो नहीं कर सकते हैं और आराम से जीवन चलेगा। तो शुरू से उनका ये मानना, वो तो चाहते थे कि बस हमको इनकी ओर से इंतजार था कि भाई क्या वो चाहते हैं कि नहीं। अच्छा राकेश, ये बताइए, लगभग 4 महीने हो गए आप दोनों की शादी को, तो 4 महीने में मतलब कभी कोई ऐसा पल आया कि किसी वजह से थोड़ी बहुत नोक-झोंक और थोड़ी बहुत खटपट लड़ाई हुई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मतलब ये जो कहते हैं तो मैं भी समझ जाता हूँ और मैं भी कोई भी काम है या कोई बात है कहता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर क्या है कि थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सर। दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें सर कहने का मतलब जैसे मान लो जैसे बहुत की कोई, जैसे हालांकि ये मेरे सब काम में जैसे अभी कॉपी चेक करने में है जी जी जी, या अन्य कामों में भी सहयोग कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से कभी ये व्यस्त हो किसी और काम में हाँ, तो और आप जल्दी कर रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं अभी करना पड़ेगा ऐसा? कभी सर ऐसा हो जाता है कि कभी मैं कहता हूँ नहीं यार कल देनी है, अभी टेस्ट है ये कल देना है, वह कोई फिर कैसे करके एडजस्ट करके कभी कर भी देते हैं। और फिर मैं भी क्या है फिर मैं भी समझ लेता हूँ नहीं कोई बात नहीं, अगर अभी क्या है इन दिनों में विशेषकर ये तैयारी कर रहे हैं तो मैं इनको फिर क्या है ज्यादा परेशान नहीं करते हो? नहीं करता हूँ कि वाह चलो इनका भी अगर फ्यूचर बन जाए। और अच्छी बात है, हर किसी की तमन्ना रहती है सर कि भाई इतना कुछ पढ़ा है संघर्ष करके तो जॉब पाना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा राकेश जी सर, आपके मतलब शादी से पहले जी आपने बहुत सारे साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को देखा होगा जो विवाहित रहे हैं, तो उनकी जिंदगी को भी देख करके कुछ आप अध्ययन करते थे अपने मन में कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, या हमारा कैसे क्या होगा, इस तरह से कुछ सोचते थे आप? हाँ, मैं बहुत बार सोचता था, जैसे कई बार ये देखता था कि यार जैसे किसी की जॉब लगी 3-4 साल तक जैसे शादी नहीं हो पाई, कई बार 5-7 साल तक बहुत सौ की। हाँ। तो फिर मैं सोचता था यार ये लोग इतने टैलेंट है, मतलब टैलेंट का मतलब इतने चतुर भी है, समझदार भी है, और जब यार इनकी दिक्कत आई है तो क्या पता कोई अपने लिए ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि अपन को समझ पाएगा या अपने को अपनाएगा। जी, ऐसा बहुत बार ख्याल आता था। जी 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 सर कि वाकई। फिर आप मतलब थोड़ा दुखी हो जाते थे, थोड़ा निराश हो जाते थे ऐसे में कि भाई मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ होता था मन में? फिर मैं ये सोचता था कि नहीं, ईश्वर सबकी व्यवस्था करता है तो कहीं कहीं उसने अपना भी कुछ इंतजाम कर रखा होगा। जैसे सर मेरा अक्सर जो भी काम होते हैं वो बड़ी मुश्किलों के बाद होते हैं। जी 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 जी, तो वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए, क्यों है कि नहीं? वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए। हाँ सर, सही बात है। और मुश्किलें जब इंतजार के बाद कुछ चीज मिलती है तो उसका मजा कुछ और है सर। तो अब मजा आ रहा है? हाँ सर, आप सभी। अच्छा, कहीं कभी आप दोनों का अकेले इधर उधर जाना हुआ? नहीं सर, अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि नवंबर के बाद छुट्टियां भी नहीं मिली और इसलिए अभी तक तो नहीं हो पाया सर। अच्छा, निवृत्ति को गुस्सा कितना आता है राकेश? निवृत्ता को? नहीं, बहुत कम आता है। अच्छा अच्छा। और आपके मम्मी पापा और बाकी भाई भाभीयों से सबसे अच्छा इनका तालमेल है एकदम?
हाँ नहीं, अच्छा है। और सभी इनको घर में अच्छा इनकी वैल्यू करते हैं और इनका सबसे अच्छा तालमेल है, सभी प्यार से रखते हैं इनको और सबसे अच्छा तालमेल है इनका। तो जैसे आमतौर पर होता है इस तरह की शादियों में कि लोग बड़े उत्सुकता से देखना चाहते हैं, अरे और एक ब्लाइंड व्यक्ति की और एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी है, तो आप लोगों के केस में भी ऐसा हुआ होगा, बहुत लोग आए होंगे। हाँ सर, हुआ ना। हाँ। ये जब हमारी बातचीत चल रही थी तभी बहुत कहते थे, अरे यार फिर आपकी लाइफ कैसे मैनेज होगी, फिर वो आपको कहीं जाओगे तो भी यार इससे अच्छा तो तुम कहीं जैसे बाहर से ले आओ, कोई दिखने वाली ले आओ। अच्छा। लेकिन मेरा मानना सर हमेशा से ये रहा कि कोई अपने समकक्ष होगा, समस्याग्रस्त व्यक्ति, वो अपने को ज्यादा अच्छे से, या बाहर से ले आओ मैंने कहा। और जब शादी हुई हमारी तो बहुत से लोग उस उत्सुकतावश ही इनको मिलने आते थे, चलो देखने चले कैसी है क्या है। पीछे इसी कार्यक्रम में हम एक ऐसे परिवार से मिल चुके हैं राकेश जी, तो जैसे गोपाल जी और उनकी जो मैडम थी, वो लोग बहुत ही उत्साह से और बहुत मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और गांव में रह करके उनकी भी कहानी आपकी तरह ही मतलब रही है जी। तो सर हमें भी बहुत कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से बढ़िया एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अच्छे से लाइफ चल रही है सर। वेरी और फैमिली का फुल सहयोग हमारे मामले में है सर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर। तो निवृत्ता। हाँ सर। कोई शिकायत आपको राकेश जी से? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। बोल दीजिए आज तो इस मंच पर बोल दीजिए आज तो। नहीं है आज तो बोल दो, कोई शिकायत नहीं। कभी लगता नहीं है कि ये भी चाय बना करके मुझे पिलाए हैं? वो कहते हैं, मुझे रोज बोलते हैं मुझे चाय बनाना सिखाओ ऐसे। अच्छा, मैं तो आ गई हूँ। अरे वाह, क्या बात। मैं बोलता हूँ यार मुझे प्रेस करना सिखा। अच्छा। सब कुछ मैं कर लेती, फिर आपकी क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन क्या होता है ना निवृत्ता, कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर सीखने की एक लगन होती है ना। हाँ सर। वही लगन राकेश जी के अंदर भी है। तो एक ये होता है कि भी हमें भी आनी चाहिए ये चीज यूं। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके। हाँ सर। और कुछ अपने जिंदगी का कोई अनुभव जो रह गया हो आप बताना चाहें निवृत्ता? हाँ सर, तो अनुभव तो क्या, बस सबका सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते ही जाएंगे। सबका सहयोग मिलेगा, आपका भी मिलेगा सर। हाँ नहीं, वो तो खैर है ही, हम लोग तो सब साथी हैं आपस में, और इसका कार्यक्रम का और रेडियो मधुबन का और हम सबका उद्देश्य यही है कि एक दूसरे का साथ हम सब निभाते चले जाएं, और समाज जो कि थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में पीछे हट जाता है, तो उस समाज को भी हम समझा पाए कि दिव्यांग व्यक्ति को सहानुभूति की या सहारे की जरूरत नहीं है, उसको तो बराबरी की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है। हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर, पक्का ये तो कभी ऐसा लगता है आपको कि भाई आप दोनों को मतलब देख करके लोग जो हैं वो सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको? हाँ सर, होता है। तो वो जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सामने सामने देखते हैं लोग जी। बाहर भी यानी बहुत शर्म आती है निकलते तो भी। ओह अच्छा। कोई बात नहीं, उनको देखने दो, अपने को क्या करना है। हाँ यही तो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। है कि नहीं? और आपके क्या क्या शौक है निवृत्ता, ये बताइए। इसके अलावा आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करती हैं? एक तो पढ़ाई, यानी बुकें पढ़ना अच्छा लगता है। बुक्स पढ़ना यानी अभी पढ़ना, यानी हाँ अच्छी वाली कहानियाँ, यानी प्रेरणा मिले ऐसी कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। गाने सुनना है, गाने गुनगुना है, गाना भी गाना मुझे अच्छा लगता है, शौक है। क्या बात है, क्या बात है। तो राकेश जी के लिए कौन सा गाना गुनगुना रही हैं आज आप? बताइए। बीच में से स्टार्ट करो या शुरू से? कहीं से भी करो आप, तो जहाँ से करना है करो। एक प्यार का नगमा है, वो चलती रवानी है, जिंदगी हो कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।
प्यार का नगमा जो की जिंदगी मुझको कर पाना जीवन का मतलब तो आना रे जाना पलते यू जीवन चुरानी जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी एक प्यार का नगमा है तू दूर ही नदिया का मैं तेरा किनारा तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा आँखों के आशाओं का पानी रे जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी एक प्यार का नगमा मोचों की रवानी जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लगता है आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। हाँ सर, मुझे ना पुराने गानों से बहुत लगाव है। और सर राज की बात ये कि ये भी मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला। अच्छा, कि मैडम गाती भी है यूं। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन मैंने भी पूछ लिया बस यूं ही, तो बताया कि मैं कॉलेज में भी जब एसटीसी कर रही थी तब सांस्कृतिक प्रोग्राम में गाती थी और कभी स्कूल में जैसे प्रार्थना सभा होती थी उसमें भी मैं करती थी और गाना भी अच्छा लगता था। ये राज मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला। बहुत बढ़िया। अच्छा तो राकेश, देवव्रता जी ने तो गा दिया, अब आप क्या गाएंगे? मैं इनके लिए जी एक गाना गाना चाहूंगा, थोड़ा सा 2 लाइन। जी जी जी, बताइए बताइए। एक गाना है सर, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, वाह वाह, साथी गर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। क्या बात है, क्या बात। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। तो सर वाह वाह, गजब, बहुत बढ़िया। सच में बात सच है, बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा राकेश, एक बात बताइए कि हम ये जो इलाका है जहाँ के आप रहने वाले हैं। जी सर। थोड़ा सा अपेक्षाकृत ये मतलब इलाका पिछड़ा हुआ है। जी सर। और हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये सुनना चाहेंगे कि वहां पर खासकर दृष्टिबाधितों को लेकर के लोगों की क्या सोच है और आपने क्या अनुभव किया है, और कोई अगर घटना आपके साथ भी इस तरह की हुई हो तो वो बताना बड़ा अच्छा रहेगा आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, यहाँ पर क्या है कि अब हालांकि समय के साथ में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, बाकी यहाँ सोच यही है कि जैसे यहाँ ये रहता था कि बहुत बार जैसे कहीं जाता मम्मी के साथ में, अरे यार इनका तो क्या होगा यार, चलो इनको चलो आप हो तब तक इनको बस हो, तब तक इनको रोटी दो, बाकी इनका जीवन में क्या होगा, ये सोच रहती है। और फिर जब धीरे धीरे मुझे देखते मतलब पढ़ के
कभी उदयपुर से आता तब लोगों को लगता हाँ भाई कि अब कुछ कर पाएंगे। बाकी अभी सोच में अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। जैसे मेरे विवाह के संबंध में भी करे भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इनकी शादी करा के क्या करोगे यार, ये तो बड़ी दिक्कत रहेगी, अभी आप फोन फिर बाद में इनका कैसे जीवन चलेगा। बहुत से लोग ये बात करते हैं। कोई घटना ऐसी आपके साथ कोई हुई हो बहुत करीब से इस तरह का? अच्छा, स्कूल में जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ भी लोगों के, क्योंकि आपका तो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह से भी मिलना जुलना रहता होगा, माँ बाप से भी मिलना जुलना रहता होगा, तो वहाँ पर लोगों का क्या रुख रहता है? हाँ सर, वहाँ पर सर जैसे कहीं भी शुरू में ज्वाइनिंग होती है तब तो स्टाफ भी जैसे वो रोकता ही है कि जय अरे यार इनका तो बड़ी दिक्कत ही है, क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने काम को देखा और अच्छा, तो पेरेंट्स भी मिलकर बड़े खुश होते हैं। हाँ, बस कई लोगों का कुछ ये मानते हैं कि वाह चलो भाई आज आ रहे हैं जा रहे हैं, वाह इनका चल रहा है। बाकी अब जो है पेरेंट्स का भी अच्छा सोचना है कि जब बच्चे घर जाके कहते हैं कि नहीं इनको दिखा नहीं परंतु अच्छा पढ़ाते हैं और अपना आना जाना समय पे सब करते हैं, तो वो जब भी आते हैं मीटिंग्स में तो वो मुझे देखकर जरूर आवाज लगाते हैं, सर नमस्ते, कैसे हो, क्या है। और वो लोगों को कहते हैं कि भाई ये तो आवाज से पहचान जाते हैं। और हमारे बच्चे घर पे आकर बताते हैं कि भाई हमारे जो सर आए हैं वो अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो अब सकारात्मक सोच आने लगी है सर। अच्छा, कुलना के अब जो है वो परिवर्तन होने लगा है। हाँ, बस शुरू में कहीं भी सर जैसे ज्वाइनिंग होती है लाइन की, तो बहुत समय तक बच्चे पेरेंट्स स्टाफ सब में ये रहता है कि यार चलो ठीक है वाह। और तब मेरे को ज्वाइनिंग में भी ऐसी दिक्कत रही। क्या? जब सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग करने गया, यार इनके तो जहाँ पास में है, अभी जैसे मैं जाता हूँ तो वहाँ कम से कम 15-20 किलोमीटर है, तो अरे यार इनको अभी पास में ही रहते तो ठीक था। तो अभी एक सेकंड ग्रेड में क्यों ज्वाइन किया, मुझे दिक्कत आएगी, इनको कैसे आएंगे जाएंगे 15-20 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर हाईवे है। तो फिर जब उन्होंने देखा, अभी मुझे आते जाते कम से कम वहाँ 2 साल हो गए। एक सोम कागदर नहर है सर, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, ऋषभ देव के आगे जी। तो वो कहते हैं कि नहीं आ रही है, हमसे पहले आ जाते हैं, उस समय पे आते हैं। क्या बात है यार, हम तो सोच ही नहीं रहते कि आप पापा हो गए यार 20 किलोमीटर और हाईवे पार कैसे करोगे। अच्छा, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो निवृत्ता, हाँ सर, आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा कॉलेज में या घर परिवार में, समाज में, कि भाई लोग विकलांगता को लेकर के थोड़ा सा कुछ परेशान करते हैं, इस तरह की कोई बात रही हो आपके साथ? हाँ सर, लोगों की तो सोच ऐसी होती है, तो उनके नतीजे के अनुसार तो ऐसा ही होता है कि ये ना क्या कर पाएंगे, दोनों पैरों से ऐसे विकलांग है, इसको कौन, यानी भविष्य इसका कैसा होगा, शादी कौन करेगा, सो सवाल लोग उठाते हैं। यानी शिक्षा ऐसी चीज है, लोगों को उनकी सोच भी बदल देती है, यानी एकदम परिवर्तन कर देते हैं। यानी सिर्फ लोग होते हैं, एक दूसरे से अपन अटैच में रहते हैं, तो उनके बारे में अपनी चर्चा निकलती है, अपना स्वभाव होता है, अपना कुछ भी होता है, तो लोगों के बीच में बात निकलती है, तो वो उनका यानी सोच परिवर्तन हो जाता है, नहीं ये भी हमारे जैसी ये नॉर्मल है, यानी सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे यानी ऐसा लगता है, मैं घर पर काम करते या कुछ भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे जिससे ना लोग होते हैं वो काम नहीं कर पाते, तो आप है ना इतना काम कर लेते, तो क्या बात है। अच्छा, और आपके कोई साथी रहे हैं इस तरह के, आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी और को समस्या रही हो, कुछ भी दिव्यांगता की, ऐसा कोई रहा है आपके? क्या आपके दोस्तों में किसी और कोई ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जानने वालों में जिसको भी ये विकलांगता रही है? नहीं है, मेरे दोस्तों में कोई भी नहीं, मेरे तो सब नॉर्मल ही है और अच्छे ही है सब। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ यानी 2 मिनट भी नहीं लगते तो दोस्ती बना देती हूँ। अच्छा, अरे वाह, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात, क्या बात है। यानी इंटर्नशिप में भी जाती थी ना स्कूल में पढ़ाने के लिए, वह भी मेरे 2 दिन में पहचान बन गई सर से, पूरे स्टाफ वालों से, बच्चों से। फिर बच्चों भी बोलते नहीं मैडम आप ही आना और आप ही हमको पढ़ाना। जी, आप मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें तुरंत
याद हो जाता है, तुरंत याद रहता है इसे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं काबिलियत होनी चाहिए। चलिए, आप दोनों को रेडियो मधुबन की तरफ से हम आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी से आप भी जो है आपकी भी जॉब लग जाए। और जो है राकेश जी सर, अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं हम। जी हाँ तो आप हमारे सुनने वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं सर अपने अनुभव से मैंने महसूस किया कि जीवन में हर सकारात्मक काम होने से पहले समस्याएं बहुत आती है कि जितना हम अपने लिए सोचते हैं ईश्वर आपके लिए उससे कहीं बेहतर अच्छा सोच के रखता है, बस उसको पाने में समय लगता है। तो बस जीवन में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ में जिए और ईश्वर पर भरोसा करें। वो समस्याओं का हल सतही करेगा अगर आप प्रयास करते रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। और निवृत्ता जी, आप क्या संदेश देंगी सुनने वाली अपने जैसी सहेलियों को और बाकी साथियों को? मैं भी ये इच्छा रखती हूँ कि यानी ब्लाइंड या विकलांग कोई भी है, उनको ना नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक रूप देखना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको हौसला देना चाहिए। यानी हर काम यानी हर संभव काम कर सके। यानी ये नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ नहीं कर पाते ऐसे। उनको आगे हौसला बढ़ाते रहना चाहिए और अभी प्रेरित करना चाहिए कि वो हर काम कर सके और आगे बढ़ सके, वही कहना चाहिए। बहुत खूब। तो निवृत्ता जी और राकेश जी, आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और धन्यवाद सर। एक बड़ा ही अलग तरह का अनुभव रहा आप दोनों से बात करते हुए कि बहुत साधारण तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग हमेशा जो है वो चलते रहें। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपसे भी समाज को प्रेरणा मिले। तो श्रोताओं जी राकेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अवसर प्रदान किया रेडियो मधुबन के तहत अपनी कहानी को बताने का और प्रोग्राम में इनवाइट किया। धन्यवाद सर। जी जी जी। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हमराही आज का। उम्मीद है आप सबको कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें 94 14 15 14 15 पे। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर ले गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड का ऐप। और इसके अलावा यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in आपका इंतजार करता ही रहेगा हमेशा। तो एक बार पुनः सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो अगर आप विवाहित हैं और आपकी कहानी कुछ खास है और आप अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आपकी बातों से शायद किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, तो हम सबको आपका इंतजार रहेगा हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो बस आज के लिए इतना ही श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।